बताइए कैपिटल गेन में कितने एमसीक्यूज हैं? 9090। आपने कहां से कहां तक के किए? एटलीस्ट आखिरी आखिरी के तो किए। कहां से है? आईसीआई के 68 से। ठीक है, 67 नंबर तक के तो मैंने बनाए हुए हैं मोस्टली, आईसीआई के 68 से। बताइए आपको 1 से 20 के बीच में कोई डाउट है इसमें से? बताइए, कर क्या है तो बता सकते हैं। किसमें? फिफ्थ वाला, where the entire block of depreciable asset is transferred after 36 months, there will be still short term capital gain or loss. Entire block of depreciable assets है। depreciable asset में कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता है ना, ब्लॉक वाला काम है। देन 1 से 27, in which of the following situation capital gain tax liability arises? बताइए क्या किया है? ए ने गोल्ड परचेस किया था, गिफ्ट किया सन को, और गिफ्ट के दिन कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है। हाउस प्रॉपर्टी परचेस्ड बाय एचयूएफ गिवन टू वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, इसमें भी नहीं आती है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। एचयूएफ की प्रॉपर्टी जाती है तो क्या? वो क्लबिंग प्रोविजन वाली बात कर रहे हैं आप, हम तो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। क्लबिंग प्रोविजन तो बाद में पढ़े थे, वो तो उल्टा है। वो तो उसमें तो मेंबर ने अगर प्रॉपर्टी अगर फैमिली को दिया तो वो केस लगता था। ये तो फैमिली ने अपनी प्रॉपर्टी इसको दिया है, मेंबर को दिया है। मिस्टर बी कन्वर्टेड परचेज 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स इज आल्सो नॉट अ ट्रांसफर। बैंक ऑक्शंस द प्रॉपर्टी टू रिकवर द रिवर्स मॉर्गेज लोन ट्रांसफर, क्योंकि यहां एक्चुअल में सेल हो गया है ना, मतलब बैंक ने ऑक्शन कर डाला, मतलब कि ऑक्शन के थ्रू आपके ओनरशिप को चेंज कर डाला है। ओके, जब तक कि रिवर्स मॉर्गेज में आपने बैंक को दिया था तब तक कि ट्रांसफर नहीं मानते हैं। आगे बताइए 1 से 20 बाकी इजी थे मोस्टली, कुछ सेक्शन नंबर वाले भी थे। देन 21 से 40, 21 से 30 पहले देख लेते हैं। 25 सर क्वेश्चन 9 9 yes. बेटा आ रही है आपको? पिछली बार भी बोला था आप आते हो क्लास में, आके पूछा करो। जी क्या लिखा है आपने प्रसाद? मुझे नहीं समझा। अच्छा क्वेश्चन नंबर्स लिखा है, मैं बोला 42,60,900 क्या होता है? ये ऑनलाइन में बैठ के पूछना ना बेटा बहुत आसान है, वहां पर ना यू कैन लिटरली टाइप ईच एंड एवरी क्वेश्चन नंबर, है ना, बहुत बढ़िया है वहां से। तो इट विल टेक अ फुल टाइम ऑफ माई क्लास। क्वेश्चन 9, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? 112A में अलाउड नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग क्या किया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग परचेस्ड 5 years बैक, बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बिफोर 6 months, नहीं है। बिल्डिंग को सेपरेट एसेट मानते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1998, ये कॉस्ट ही नहीं रहता है तो किस बात का इंडेक्सेशन? लास्ट वाला, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, जिससे असेसी ने इनहेरिट किया और ट्रांसफर कर रहा है अब असेसी, तो ये यहां पर इंडेक्सेशन मिलता है। इंडेक्सेशन कब ले सकते हैं ये पूछा है, मतलब कि आप वो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट करते हो, ठीक है। देन ये 12th आपने पूछा, टैक्स पेबल बाय अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ ही हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 2,60,000 बट हैज नो अदर इनकम। हाँ मतलब 160 पे लगेगा, वो भी एनआरआई है तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। तो 160 पे 10% लगेगा सीधा, विच इज 16,000 प्लस सेस, समझे क्या? देन और कौन सा बता रहे थे आप? 21 से 30 के बीच में 25 क्या लिखा है? कंप्यूट द कैपिटल गेन। M owns 2 machines eligible for depreciation at 15%. WDV of these machines on 1 April 22 was rupees 25,000 and 40,000. ठीक है? No other asset was acquired in this block. Machine with WDV 40,000 was sold for 75,000. Simple है, आपका opening WDV है 25 plus 40 65,
अब एक एसेट को आपने बेचा, कितने में बेचा वो हम लोग हटा देते हैं। ब्लॉक वैल्यू है वैसे तो 65, आपने बेचा है फॉर 75, सो 10,000 का हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है क्या? ऑप्शन ए, ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला 25। देन 30 तक के और कोई 30? हाँ आते हैं। क्या लिखा है आपको? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसिस दिए हैं। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सौरभ कंसिडरिंग द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। इट इज अ केस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब हाईकोर्ट वाला केस हम लोग यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। तो इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। देखो इसने अग्रीमेंट में एंटर किया था 21 लाख में सेल करूंगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 24 लाख थी। उससे क्या करना है? एडवांस मिला था 6 लाख, ओके अच्छा एडवांस मिल गया था। अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 24 लाख था और एडवांस मिल गया था, है ना। अब फिर सितंबर 2022 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम हो गई थी। आगे अगर कम हो जाती है जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आप कम वाली ले सकते हो। तो 22 लाख को हम लोग कंपेयर करेंगे 21 लाख से। इट इज नॉट मोर देन 110%। तो कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे बेटा? 21 लाख। तो कंसिडरेशन हो गया 21 लाख माइनस ग्रैंडफादर ने खरीदा था फ्लैट जनवरी 2002 में 5 लाख रुपए में। इसमें क्या ही डाउट आया बेटा आपको? 5 लाख इंटू अपने कब बेचा है? सितंबर में 331 अपॉन हाँ जनवरी 2002, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 to 100। ये ऐसा कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझे क्या? कितना आ रहा है? 4,45,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 31 Raman had purchased a small house on 15th May for 886,700 paid brokerage। क्या पूछा आपको? LTCG निकालो, फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है। ये क्वेश्चंस को आपको ना प्रॉपरली विजुलाइज करते आना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आप लोग टैक्स के प्रोविजन गलत लगा रहे होंगे। मैक्सिमम टाइम ना अपन इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक कर देते हैं कि भाई एग्जैक्टली वो लिखे क्या है, कौन सा फिगर किस टर्म से रिलेटेड है, तो वो अपने को समझना है। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ बिग प्रॉब्लम हियर। देखो उसने घर खरीदा था 886 में, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख दिया है, तो कॉस्ट क्या पकड़ेंगे अपन? 10 लाख। 886 प्लस 1% भी कर लो तो कम होता है। फर्दर कंस्ट्रक्शन किया जून 2000 में किया, जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इज नॉट कंसीडर्ड। लेकिन फरवरी 2010 में किया, इसका है मीनिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। He sold the house to Sudhir for 50 lakh rupees on 2nd April when the stamp duty value was 55,10,000। फंस गया बेचारा क्योंकि 110% से जस्ट ज्यादा है। तो अब इसका कंसिडरेशन क्या मानेंगे बोलो? 55,10,000 कंसिडरेशन बिकॉज इट इज मोर देन 110% माइनस 1% ऑफ कंसिडरेशन इज द ब्रोकरेज। अच्छा ब्रोकर को इसका 1% देंगे कि इसका 50 लाख का? ब्रोकर को आप 55 लाख का क्यों दोगे जब उसने आपको पैसे ही 50 लाख दिलवाया है? और उसको स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से ब्रोकरेज थोड़ी ना दे सकते हैं। ब्रोकर को तो उसके वैल्यू के हिसाब से देना चाहिए ना। तो माइनस 50,000, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। समझ रहे क्या? तो ये हो गया 54,60,000। ये अपना नेट कंसिडरेशन हो गया। अब नेट कंसिडरेशन में से अपन दो आइटम माइनस करेंगे, वन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दूसरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आ जाएगा आपका आंसर। यहीं पे कुछ गलती किया था कि आगे? यहीं पे इसका 1% ले लिया था। वेरी गुड। तो क्या 1% किसका लेंगे? एक्चुअल कंसिडरेशन का। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन अपन ने ना अदर सोर्सेज चैप्टर में किया था, जहां पर बैंक को टीडीएस काट के इंटरेस्ट रिसीव हुआ था और बैंक ने उसमें हमारे चार्जेस डिडक्ट किए थे। तो 1% हमने ग्रॉस अमाउंट पे नहीं लगाया था, नेट अमाउंट पे लगाया था। ये दो परसों की क्लास में किया था शायद, 36,000 रुपीज पे लगाया था। आगे का कर लोगे बेटा? हाँ 10 लाख इंटू 331 अपॉन 100 33 लाख एंड 4 लाख इंटू 331 अपॉन 148
करेक्ट, तो 5460 माइनस ये दोनों आइटम 33 एंड 8 लाख वाला, ऑप्शन डी। आप इमेजिन कर सकते हो हर बार जब मैं ये अपडेट करता हूं एमसीक्यू के नोट्स, तो हर बार कितने सारे बार ऑप्शंस मुझे चेक करना पड़ता होगा, है ना, खासकर कैपिटल गेन चैप्टर में, क्योंकि हर साल ये इंडेक्स चेंज हो रहा है ना। बाकी अकाउंट्स, कॉस्टिंग और बाकी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में जहां अमेंडमेंट्स नहीं आते, तो वहां बहुत आसान रहता है, एक सेट ऑफ नोट्स बन गए, वो कंटिन्यू हो रहे हैं, बस क्वेश्चन ऐड डिलीट करना है। जैसे मेरा स्टैटिस्टिक्स है फाउंडेशन का, तो कोई टेंशन नहीं उसमें, लेकिन क्योंकि उसमें कोई टेंशन, मतलब उसमें इंडेक्स नंबर चैप्टर में भी कोई टेंशन नहीं है, यहां पर वी हैव टू गो एज पर द लेटेस्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो एक बार की मेरी हर साल बैंड बजती है, जब मैं मई बैच के हिसाब से, मई में जो एग्जाम रहती है ना, उनकी जो बैच रहती है, उनके लिए फर्स्ट टाइम नोट्स अपडेट करता हूँ, फिर वो सेम नोट्स काम में आ जाते हैं नवंबर वालों को। तो आप लोगों के लिए मुझे कुछ अलग से करना नहीं पड़ा, इसके हम लोग आपको स्टार्टिंग से ही ये वाले नोट्स दे पाए, है ना, ऑलरेडी रेडी थे। फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कभी कुछ गलतियां रह जाती है, तो उसको कुछ आपके ध्यान में आती तो मुझे मेरे नोटिस में लाना, है ना। कभी हो सकता है आप कुछ गलत सोच रहे हो, कभी हो सकता है एक्चुअल में कोई गलती रह गई। चलिए नेक्स्ट बताइए, 32 से 40, 37। कैलकुलेट द टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या लिखा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचा 65 लाख की, ओके। हाँ, आपको इसमें 54 सेक्शन का डाउट है क्या? 54F लगेगा, पहली बात तो मैं ये बता दूं, क्योंकि घर बेच के घर नहीं खरीदा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच करके घर खरीदा, रेसिडेंशियल हाउस बेचकर रेसिडेंशियल हाउस नहीं खरीदा है, ठीक है, यही डाउट था क्या? हाँ, बस वो क्लियर कर देता हूं। सेक्शन 54F अप्लाई होगा, और उसमें आपको याद होगा तो LTCG इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कंसिडरेशन। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बेटा, तो मतलब मुझे पता है कि कहां पर क्या ट्रिक है। वैसे तो बहुत साल हो गए, लेकिन अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो सही तरीके से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसको बेच करके अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो लगता है सेक्शन 54F। आप कर लोगे, गेन तो आपका सही निकला ही होगा। कैसे पता आपको, मतलब गेन कैसे निकलेगा बेटा? 65 लैक्स माइनस 2%, नेट कंसिडरेशन 63,70,000, ओके, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो गेन कितना आ रहा है किसी के पास वर्किंग में? 27 लाख, 39 की 49, 39,425, इतना गेन आ रहा है। अब ये गेन में हमको इस रेशो में मिलेगा 25 लाख अपॉन 63.7 लाख, हाँ, इतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये 63.7 किधर से आया था? नेट कंसिडरेशन था। नेट कंसिडरेशन के रेशियो में देखते हैं कि उसमें से कितना हमने इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख समथिंग आ रहा है ना, 10,73,000। तो उतना आप माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा हमारा इनकम कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन? बी, 16,64,298। देन 33 किसका? गुड, क्या लिखा है? Mr. Z was carrying on a manufacturing business. Manufacturing business means he is eligible for additional depreciation. क्या पूछा है आपको? एलिजिबल डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं एंड कैपिटल गेन या लॉस पूछ रहे हैं। डरते क्या आप किसी से? नहीं डरना चाहिए। तो 15% का क्या है? क्या है यहां पर? प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है। WDV ऑफ 5 लाख एज ऑन 1/4/2020 लिखा है। अगर आपने इसको 1/4/2022 पकड़ लिया है तो पहली बात तो गलती हो गई, तो इसको क्या पकड़ना है? 1/4/2020। फिर उसने एक नई मशीन खरीदा जुलाई 2021 में 2 लाख की, 21-22 में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। किया क्या किसी ने करेक्टली? क्या है? गुड। क्या हो गया? 1/4/2020 को आपने खरीदा था, आपके पास ब्लॉक था 5 लाख का। इस साल आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिला 15%। कितना होता है 5 लाख का 15%? बोलो 75,000। तो आपका ओपनिंग WDV कौन से डेट को? 1/4/21 को 4,25,000। अब इस साल आपने और खरीदा प्लस एडिशन कितने रुपए का? 2 लाख का। तो ये हो गया 6,25,000। इसको लिख लो यहां पर 6,25,000। अब
इस साल आपको मिलेगा डिप्रीसिएशन, इस साल और तो कुछ नहीं किया है। देखिए ये पूरे अमाउंट का, पहली बात तो ये कौन सी डेट है, जुलाई है, पूरे अमाउंट का 15% प्लस 2 लाख का 20%। समझे क्या, इसमें गलती क्या होगा, आपने 2 लाख का 20% नहीं लिया, एडिशनल डिप्रिसिएशन। बोलो कितना होता है, 675 का 15% एम प्लस 2 लाख का 20%, दोनों मिला के कितना होता है, 4 लाख है। डिप्रिसिएशन बताओ ना बेटा, 133,750। इससे अपने को मिल गया WDV एज ऑन 1/4/22 4,91,250। अब अपन ने और एक मशीन खरीदा कब, फरवरी 2023 में, कितने रुपए में, अच्छा सिर्फ परचेस ही परचेस है क्या, नहीं सेल भी है, 9 लाख का सेल है, कहां पर है, अगस्त 2022 में, ठीक है। तो हम लोग लेकिन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम लोग पहले एडिशंस लिखते हैं, एडिशन कितने का किया हमने, 3 लाख का किया। अब अपने ब्लॉक में वैल्यू कितनी है, 7,91,250, और अपने सेल इससे ज्यादा का कर दिया है, तो इस साल अपने को डिप्रिसिएशन तो कुछ नहीं मिलेगा, रेदर देयर विल बी अ केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें से 9 लाख एडजस्ट करो तो 1,08,750 इतना हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑप्शन बी। ऐसा है जोरदार क्वेश्चन, यस मिलेगा ना, लेकिन आपके पास में ब्लॉक में वैल्यू ही नहीं है, तो किस में से लोगे डिप्रिसिएशन। आपको केस नंबर 23 याद है, पेज नंबर 6.9 पे अपन ने जो 23 केसेस किए थे ये डिप्रिसिएशन के, उसमें जो लास्ट केस था उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन को हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था एज पर द वैल्यू अवेलेबल इन द ब्लॉक। तो अब वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है ब्लॉक में, इसलिए डिप्रिसिएशन अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे क्या, ऐसा। और बताइए 41 से 50, 42 पूछा है प्रसाद, 42 assume that this was the only machine in the block। अब ये मशीन वाले डिप्रिशिएबल एसेट वाले बहुत काम के रहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चैप्टर का एप्लीकेशन रहता है, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट दे में आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। कैपिटल गेन या लॉस पूछा है आपको, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। देखो एंथनी हैड एक्वायर्ड अच्छा फेयर मार्केट वैल्यू 4 अक्टूबर का दिया है, देखते क्या काम का है, कन्वर्जन वाला केस है, ओके। एक्वायर्ड 10 लाख की मशीन for his manufacturing business on 25th of June 2018, used it for the same purpose till 4th October 2021 when he decided to convert the same into his business inventory as he started a new business। अब देखिए conversion of capital asset into stock is also regarded as transfer। हाँ उसमें टैक्स पे करते हैं in the year in which the stock is finally sold, तो ठीक है उसने कन्वर्ट किया। तो पहली बात तो अब कन्वर्जन के दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडरेशन मान लेते हैं, इसको हम लोग कंसीडरेशन मान लेते हैं। अब आप पहली बात तो ये मशीन का ब्लॉक वैल्यू देखो कितना रहेगा, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 3 पूरे साल का डिप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दिया हुआ है तो पूरी शुरुआत से ध्यान में रखना है, पहले साल में एडिशनल डिप्रिसिएशन लेना है। 10 लाख में पहले साल में डिप्रिसिएशन मिलेगा 35% के रेट से, बस यही गलत कर दिए तो आगे का सब गलत होने वाला है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। कितना हो गया 3,50,000, समझे क्या, 35 कैसे आ गया, 15% प्लस 20%, ये कितना बचा 6,50,000। अब 18, 19, 19, 20 में नया परचेज तो कुछ नहीं है, इस पे नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15% बोलो 6.5 लाख का 97,500, ये हटा दो तो ये बचा 5,52,500। अब 20-21 का डिप्रिसिएशन बताओ 15%, ये 15% है, ये भी 15% बताओ 82,875। अब बताओ माइनस करके कितना हो गया 4,69,625 बराबर। अब इसको कन्वर्ट किया उन लोगों ने, इसमें इसको कन्वर्ट किया है। नाउ दिस विल बी कंसीडर्ड एज द कंसीडरेशन एंड दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
क्योंकि इस साल के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया था। डेप्रिसिएशन 21-22 का कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि साल के एंड तक वो मशीन है नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है, इतना होता है क्या, 1,50,375। और वो भी कौन सा वाला गेन है, शॉर्ट टर्म है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक। डेट्स पे ध्यान देना है। तो डोंट एक्सपेक्ट आईसीआई के भी एमसीक्यूज आपने 68 नंबर के बाद के भी क्या होगा, कुछ तो इजी रहते हैं लेकिन कुछ कुछ उसमें भी दमदार रहते हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी वेरी प्लेन वैनिला, है ना, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहने वाले। आगे बताइए 50 तक के और कोई 50 Pintech Limited. Mr. Pankaj had acquired 400 shares in Zentech Limited for ₹20 each on 1st June. Company transferred its research unit 20% net worth है to a newly formed company Pintech Limited under the scheme of demerger. Demerger में उन्होंने क्या किया, अपने एक यूनिट को नई कंपनी में भेज दिया। Mr. Pankaj was issued 200 shares of Pintech Limited. Okay, when Mr. Pankaj sells the shares of Pintech Limited, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ेंगे और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से गिनेंगे। पहली बात तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो 1 जून 2020 से गिनेंगे। आखिरी के दोनों ऑप्शन तो ये बी और डी तो कैंसिल हो गए, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग विल इंक्लूड द पीरियड ऑफ द शेयर्स ऑफ ओरिजिनल डिमर्ज्ड कंपनी। अब देखिए पहली बात तो वो शेयर्स का कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। टोटल देखिए 400 शेयर्स 20 रुपए में खरीदा था, तो टोटल कितना था, 400 इंटू 20 8,000। उसमें का 20% पिंटेक लिमिटेड के शेयर्स का कॉस्ट मानेंगे 1600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 200। पिंटेक के कितने शेयर्स मिल रहे, 200, 800, दैट विल बी द आंसर। 8 रुपए आ रहे, सो 8 रुपीज। ये उसका टोटल कॉस्ट हो गया, उसमें से 20% हो गया पिंटेक लिमिटेड का रिलेवेंट कॉस्ट प्रोपोर्शनेट, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे तो आपको आ जाएगा कॉस्ट पर शेयर। नेक्स्ट आगे बताइए 46th टैक्स इंप्लीकेशंस पूछ रहे हैं आपको, है ना। रोहिणी रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 4,30,000 अगेंस्ट थेफ्ट ऑफ हर डायमंड नेकलेस एंड मोबाइल फोन। डायमंड नेकलेस इज अ कैपिटल एसेट whereas mobile phone is not, it's a personal effect। ये आपके एक सॉल्व क्वेश्चन में भी है बुक में। She had purchased the necklace in June 2020 and mobile phone in December 2021। दोनों का इंश्योरेंस कराया था, समझदार है। The theft occurred in March 2022 but the insurance compensation was received in August 2022। What would be the tax implications? बताइए। पहली बात तो इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिला, जिस साल उस साल टैक्सेबल होता है, तो ये बात तो सही है कि हर जगह 23-24 लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर। अब इसका कंसीडरेशन क्या पकड़ेंगे, कंसीडरेशन उसको कितना मिला 4 लाख कॉम्पेंसेशन रिसीव माइनस 5 लाख बस, क्योंकि ये डायमंड नेकलेस ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। कब खरीदा था, जून 2020 में। थेफ्ट कब हो गई थी, मार्च 2022 में, तो 3 साल से तो कम ही पीरियड हुआ है। तो 4 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख का हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, दैट्स इट। एंड एज फार एज मोबाइल फोन इज कंसर्न उसका कुछ टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट हर कैपिटल एसेट, इट्स अ पर्सनल इफेक्ट। ऐसा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 36 मंथ्स, ज्वेलरी में 36 मंथ्स है, एनी अदर एसेट के लिए 36 मंथ्स है, लैंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स है। और बताइए 51 से 60 52 किसमें, 52 में एलटीसीजी आ गया। कौन सा आ गया, कौन सा ऑप्शन वाला आया, ऑप्शन ए वाला। अच्छा ये 2129 आ गया, तो वैसे आंसर तो बन गया लेकिन एसटीसीजी भी बता देता हूं क्या केस है। गैमा लिमिटेड क्या लिखा है बोलो, मोहिनी शेड एक्वायर्ड 100 शेयर्स इन गैमा लिमिटेड। ओके, बोनस शेयर्स मिले हैं, कंपनी अगेन अलॉटेड बोनस शेयर्स। तो ये जो एसटीसीजी ये बोनस शेयर्स में मिलेगा बेटा, है ना, ये तो बोनस शेयर्स में मिलेगा। आपका एलटीसीजी ओरिजिनल शेयर्स पे आ गया क्या सही तरीके से,
एलटीसीजी आया नहीं, कैसे आएगा बताओ, कैसे आया जिनका आया? कंसीडरेशन क्या पकड़ा आपने? नॉर्मल शेयर्स का बताओ पहले तो। कंसीडरेशन कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स। इसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे ना अपन, कितना था? 82 रुपीज। और आपने कितने में खरीदा था? 58 रुपीज पर शेयर में। दिख रहा है क्या? तो वी विल रैदर गो विथ 82। कंसीडरेशन क्या पकड़ेंगे, कितने में ट्रांसफर किया? अच्छा, उसने ओरिजिनल शेयर्स तो बेचा ही नहीं है। क्या लिखा है? ही ट्रांसफर्ड ऑल द बोनस शेयर्स। ओरिजिनल शेयर तो बेचा ही नहीं। अगर आप ओरिजिनल शेयर्स पे लगा रहे हो तो कोई मीनिंग ही नहीं आया। इस पे आपको बोनस शेयर मिले, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स, मतलब आपको बेसिकली 50 शेयर्स मिले जिसको आपने बाद में बेचा। 50 शेयर्स का कंसीडरेशन है 314 रुपए, 314। अनलिस्टेड कंपनी है। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन के साथ ले सकते हैं अपन, अनलिस्टेड शेयर्स है। इट विल बी बेसिकली 82 इंटू 331 अपॉन 100। 82 क्यों ले रहा हूं मैं बोनस शेयर का कॉस्ट? क्योंकि ये एक 14/4/2000 को मिल गए थे, तो इसका तो फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं ना अपन। बोलो कितना हो जाता है? 314 इंटू 50। ये भी इंटू 50 करना पड़ेगा, और ये जो इसको भी इंटू 50 करना पड़ेगा। पहले वाले का वैल्यू क्या है? 15,700, और दूसरे का फाइनली 82 इंटू 331 अपॉन 100 इंटू 50 कितना आ रहा है? 13,571। अब आ गया मैं एलटीसीजी, अब तो मैच हो गया। ये आ गया 2129। आपने ओरिजिनल शेयर्स पे कैलकुलेशन किया होगा, जबकि बेचा क्या है? ऑल द बोनस शेयर्स। सेकेंड, और क्या हुआ आगे? उसने ये वाले बोनस शेयर भी बेचा जो बाद में मिले। तो इसमें तो बड़ा सिंपल काम हो जाता है बेटा। ये नहीं आया आपको? इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेते हैं, 1:1 रेशियो में मिला, तो नंबर ऑफ शेयर उसको 150 मिले होंगे, क्योंकि अभी उसके पास में 100 प्लस 50 150 शेयर्स थे। 150 शेयर्स मिले होंगे, और जिसको उसने 314 में बेच दिया। कितना हो जाता है बताइए? 47,100। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेते हैं, तो एसटीसीजी इज इक्वल टू 47,100। समझे क्या? क्या किया आपने अलग से? 100 शेयर्स। फिर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, बाद में बता देना, आप इतने दूर बैठे हो। ओके, सो हाँ बेटा 54 फीफो। फीफो एप्लीकेबल, उसने अनलिस्टेड कंपनी ना बेटा, तो कोई डीमैट अकाउंट में तो आया नहीं है उसका, ऐसा इसलिए। नेक्स्ट आगे बताइए। 60 तक के कोई क्वेश्चन? 60 आया है क्योंकि मेरे पास में प्रसाद। 60 सेल ऑफ बिजनेस। आगे देखते हैं आपका। अजाइल लिमिटेड ने बिजनेस सेल किया 18 लाख रुपए में, फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख। तो क्या मानेंगे अपन लोग? कंसिडरेशन क्या मानेंगे बेटा? 20 lakhs है ना। कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू 20 lakhs। इफ यू रिमेंबर, fair market value of the asset transferred or the consideration received, whichever is higher. Following are the book value of asset and liabilities. तो बोलो क्या करेंगे? ये आपने गड़बड़ करके भेजा था ना, आपने सिर्फ नेटवर्थ निकाला और बोले यही कैपिटल गेन है। आपने नेटवर्थ का वर्किंग भेज दिया था। तो कैपिटल गेन मतलब क्या होता है? इट इज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। तो अरे अलग ही उड़ गया है। तो कंसिडरेशन क्या है, नेटवर्थ क्या है बताइए? 12 लाख। इसकी जगह क्या पकड़ेंगे इसको? 10 लाख। मैं नेटवर्थ निकाल रहा हूं, ठीक है। लैंड का 10 लाख, बिल्डिंग का 8 लाख, बट डब्ल्यूडीवी 7.5 है, तो कितना पकड़ेंगे? 7.5 लाख। डेटर्स का 2 लाख लेंगे, यस। स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख, ओवर वैल्यूड बाय 15,000, 85,000। P&L बैलेंस 2,70,000। ये नेटवर्थ का पार्ट एसेट मेथड से नहीं होता है ना, हम एसेट माइनस लाइबिलिटी से जा रहे हैं। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ये चारों का टोटल लगाओ और उसमें से 6,50,000 माइनस करो। चारों का टोटल कितना आ रहा है?
20,35,000 माइनस 650 करो, कितना? 13,85,000 है ना? बस कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ, इसमें कोई इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी कोई काम के नहीं है, तो आंसर आ गया 6,15,000 है क्या? पीछे सेम 6,15,000। और कौन सा बोल रहे बेटा? 59। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ जयंत हु हैड परचेज्ड 5% शेयर्स। लिक्विडेशन वाला क्वेश्चन है। कंपनी के पास में 5 लाख के प्रॉफिट है लिक्विडेशन के पहले, और कंपनी ने 10 लाख का मनी और 15 लाख के एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है, ठीक है? तब इसमें से क्या हो जाएगा? अपने मिस्टर जयंत को कितना मिल रहा है? 12 लाख प्लस 10 लाख का 5%। इसको कितना मिल रहा है बेटा? 22 लाख का 5%। मैं 12 लाख पकड़ रहा हूं क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स उसकी कंसीडरेशन मानते हैं। कितना मिला जयंत को? 1,10,000। अब उसमें से जयंत का डीम्ड डिविडेंड कितना मानेंगे? 5 लाख का 5%, 25,000, क्योंकि लिक्विडेशन हो रहा है। डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, ये कंसीडरेशन बचा, कितना बचा? 85,000 माइनस 50,000, 35,000 इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद है कि अपन एक लिक्विडेशन का केस किया था, उस पे बेस्ड है। ओके, और बताइए, ये आपके काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 यू कैन स्किप, ये अपने सिलेबस से कट हो चुका है, यूलिफ वाला केस है, तो ये आपके सिलेबस में है नहीं अब एनी मोर। और आगे 61 से 67 के बीच में, पहले तो ये जो पहले वाले क्वेश्चन 61 से 67 के बीच में कोई है? पहुंचे कि पहुंचे नहीं? मैक्सिमम लोग तो पहुंचे ही नहीं होंगे यहां तक के। जब भी कभी फ्यूचर में पहुंचने का मौका मिलेगा, डाउट आएगा तो पूछ सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, है ना? 54 क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो बोल रहे हैं। अमोक के हाथ में, मिस्टर मोहम्मद रिसीव्ड अ शेयर राइट टू परचेज शेयर्स ऑफ 1000 शेयर्स एट 120 ऑफ विच ही ऑलरेडी ओन 3000 शेयर्स। ओके, अपने को तो अमोक के हाथ में कैलकुलेशन करना है। मोहम्मद ने 70% का ऑप्शन एक्सरसाइज किया, 30% रिनाउंस किया इन फेवर ऑफ मिस्टर अमोक फॉर अ चार्ज ऑफ 20 पर शेयर। बताइए, 1000 में का 30% रिनाउंस किया, मतलब 300 शेयर्स का। हाँ, 300 शेयर्स फिर अमोक ने खरीदा, लेकिन उसमें से 60% बेचा। ये भी मजे की बात है, उसे 60% ही बेचा, मतलब कितने शेयर बेचा? 180 शेयर्स बेचा। कितने में बेचा? 175। ये हो गया अमोक के लिए कंसिडरेशन 31,500। अमोक के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा 180 शेयर्स का ही निकालना है, कॉस्ट ऑफ राइट प्लस कॉस्ट ऑफ शेयर्स विच इज 140, 20 रुपीज का राइट और 120 रुपीज का शेयर, ऐसे मिल जाएगा आपको। 180 इंटू 140 कितना होता है? 180 इंटू 140 बोलो, 25,200। तो आंसर आ गया 6,300। इज इट मैचिंग? दिस इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम अमोक। तो इसमें जो फर्स्ट शेयर होल्डर था उसने कोई सेल किया ही नहीं है, उसका पूछे भी नहीं है, इसलिए मैं कभी भी देखने की कोशिश करता हूं कि आखिरी में चाहते क्या है, उस हिसाब से अपन लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। आगे बताइए अब 68 ऑनवर्ड्स, 68 टू 75 या 76 तक के, ये तो बहुत इजी थे वैसे, आई थिंक सो। 68 टू 76 जो है वो एकदम डायरेक्ट वाले हैं। एटलीस्ट ये तो किया जिन लोगों ने पहले के छोड़ा होगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया कि एटलीस्ट ये कर लेना, तो फिर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। आगे बताइए अब 76 से लेकर के 85, 77 से 85, 84, ये वाला क्वेश्चन। नेक इंसान, क्या नाम है उसका? नेक इंसान, नेक इंसान है वो। एजेड 43 इयर्स। ओके, 22-23 का डिटेल दिया है। कैपिटल गेन 112A 111A अदर इनकम। व्हाट शैल बी द टैक्स लाइबिलिटी एज पर द रेगुलर प्रोविजंस। आप लोगों ने वो वाला सरचार्ज वाला वीडियो देखा है क्या?
वो उसमें मैंने समझा है कि हायर रेट ऑफ सरचार्ज इस पे नहीं लगता है, सिर्फ इस पे जो टैक्स आता है उस पे लगता है। उसी चीज को ध्यान में रखना है, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए करोगे तो हो जाएगा। खैर बता देता हूं अभी। चलिए बताइए इस पे नॉर्मल टैक्स कितना आएगा? इस पे नॉर्मल टैक्स आएगा 119 लाख पे 10%। पहली बात तो वो 1 लाख छूट जाएगा ना, इसमें 11,90,000। इस पे सरचार्ज ऐड होगा 15%, ये वाले इस पे सेपरेटली। इस पे नॉर्मल टैक्स आएगा 110 लाख पे 15%, 16,50,000। ये आईसीआई का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। मींस आईसीआई कैन आस्क सच क्वेश्चन इनटू, इस पे ऐड कर देंगे अपन 15, मैक्सिमम 15%। 15% क्योंकि आपकी ओवरऑल इनकम तो क्लियरली 2 करोड़ से ज्यादा है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ये स्पेशल इनकम पे लगेगा 15%। ये जो भी आ रहे हैं आपको निकालना है, और आखिरी में आपको एसएस भी ऐड करना है, वो करेंगे लास्ट स्टेप में। अब अदर इनकम 5 करोड़ 20 लाख, 520 लाख बोले तो 5 करोड़ 20 लाख, उस पे स्लैब रेट से टैक्स निकालो पहले तो। 10 लाख तक 1,12,500, 510 लाख पे 30%, कितना होता है? 153, करेक्ट, 1 करोड़ 53 लाख प्लस वो 1,12,500, तो ये आ गया 1 crore 54 lakhs 12,500। दिस इज द नॉर्मल टैक्स ऑन 520 lakhs। याद है क्या? पहले 2.5 लाख तक नहीं, अगले 2.5 लाख तक 5%, उसके बाद 5 लाख तक 20%, उसके बाद 10 लाख के ऊपर 30%। इसमें ऐड करेंगे अपन 37%। अगले साल ये आंसर मेरा चेंज हो जाएगा। आप अगले साल के नोट्स में आओगे तो 37 का सरचार्ज हट चुका रहेगा। सो इसलिए आईसीआई का क्वेश्चन भी हमको बहुत ध्यान से अगली बार नोट्स में इंक्लूड करना होता है। दैट्स मेक दिस डिफिकल्ट। ठीक है, इसलिए टैक्स के टीचर्स भी कम है पूरे इंडिया में, और इसलिए जो अपडेटेड नोट्स है वो तो और भी कम मिलते हैं, या कोई टीचर दूसरे टीचर को कॉपी करते रहते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल है। ठीक है, नागपुर में तो बहुत ही कम है तो टैक्स में। अब बताइए कितना बचा? जो भी आया, अब ये तीनों का टोटल लगाने का है। मैंने आपको फिगर्स बता दिया, और जो भी टोटल आया उसमें 4% और ऐड करने का, इंटू 1.04 लगा देने का। तो फाइनल मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन डी 253.56। मार्जिनल रिलीफ का तो सवाल ही नहीं, देख लो आप। लेकिन बहुत 5 करोड़ के बहुत ज्यादा ऊपर है। 5 करोड़ था ना लास्ट थ्रेशोल्ड, तो 5 करोड़ 20 लाख है। मार्जिनल रिलीफ तो बहुत कम लेवल तक के लगता है ना। देख लो आप, मेरे को नहीं लगता कि मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल रहेगा। हाँ बेटा, और वैसे भी आपका आंसर जो आया वो लोएस्ट ऑप्शन में से आया, तो मार्जिन रिलीफ के बाद तो और कम होती लाइबिलिटी। तो आपने यहां पर असेसमेंट करना है कि बिफोर रिलीफ ही अपना आंसर लोएस्ट है, तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं पॉसिबल। और बताइए पूरे आखिरी तक के 90, 85, 91, 91 तो है नहीं, मैंने 91 भी सुन लिया। ये दो ही 81, 78। ओके चलिए 78 बता देते हैं। पहले क्या लिखा है? Assuming that STT has been paid by Mr. B on acquisition and transfer, मतलब ये 111A नहीं तो 112A वाला आइटम है। देखते क्या कहना चाहते हैं। ये वो केस है 2016 में खरीदा था, फेयर मार्केट वैल्यू उस समय 200 में खरीदा था, 31 जनवरी को 500 थी और बाद में 400 में बेचा। ये वन ऑफ दो 7 केसेस है। मैंने ABCDFG आपको 7 केसेस दिया था। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे तो पहले क्या करते हैं हम लोग, दिस और दिस विच एवर इज लोअर देखते हैं। तो 400 कंपेयर्ड विद 200 विच एवर इज हायर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 400 मानेंगे। ठीक है, 400 में बेचा, 400 की कॉस्ट है, तो इसका गेन हो जाता है नील। ये 112A वाला स्पेशल केस है, याद है क्या? सो देखो आपको गेन पूरा एग्जेम्प्ट होता है, बट उसके बाद में वापस वैल्यू कम हो गई तो कॉस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, लॉस नहीं हो सकता है उस वैल्यू कम होने के कारण। 81 क्या लिखना चाहते हैं? वेदर एनी कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल इन द इंस्टेंट केस। होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर्स, A Limited is a holding company. A Limited transfers a capital asset acquired in 2002 on 16th June 2002, हाँ, for rupees 3,70,000 to B Limited. B Limited is an Indian company while A Limited is a foreign company.
देखिए, इफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, एकदम अगर थियरी के थियरी में जाओगे तो मिलेगा, इफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडियरी कंपनी एज अ कैपिटल एसेट, तो उस समय उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। बट अगर रिसीवर को स्टॉक इन ट्रेड की हैसियत में मिल गया तो उसको ट्रांसफर मानती, क्योंकि आगे फिर गेन नहीं होने वाला है ना कैपिटल गेन हेड का, तो इसलिए उस समय उसको ट्रांसफर मान लेते हैं। तो द थिंग इज सच ट्रांसफर ऑप्शन ए गलत है, और नॉट एट ऑल नहीं रहता है, कैपिटल एसेट के रूप में दिया तो ट्रांसफर नहीं मानते। ऑप्शन बी ये भी गलत है। अच्छा, और एक बात लिखा है, बी लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, ए लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी, तो इसमें ट्रांसफर ही कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, तो वो तो चलो अच्छी बात है, ट्रांसफर ही कंपनी, बी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, तो ये भी यहां पर सही बात नहीं लिखी है। ट्रांसफर इज एन इंडियन कंपनी, करेक्ट करेक्ट, लेकिन लाइबिलिटी आएगी, क्यों? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड के रूप में हो रहा है। ये वाला पढ़ो क्या लिखा है। यस, एनी ट्रांसफर बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडियरी इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ द ट्रांसफर इज एन इंडियन कंपनी। However, rule not applicable if the capital asset is transferred as a stock in trade. It should be transferred in the capacity of a capital asset for the transferee. So this is the correct option. C में क्या लिखा है? इसको ट्रांसफर मानते बोले तो ये तो गलत बात है, एक एक्सक्लूजन है, लेकिन कौन से केस में है? जब कैपिटल एसेट के रूप में दिया तो। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 81 के लिए। देन बताइए 85, नेक इंसान का और एक पूछ लिया, अगर अदर इनकम 480 लाख होता था तो फिर कर सकते हैं आप 480 लाख पे 470 का 30% करो, 147 नहीं 141, उस पे एक 12,500 ऐड करो, 142 12,500 प्लस 25%, क्योंकि वो 5 करोड़ तक के 25% का रेट है, तो ये टैक्स आता था, और जो ऊपर के दोनों आइटम पे टैक्स जो निकाले थे वही आता था, वो दोनों ये तीनों का ऐड करते थे, उस पे 4% और ऐड करते थे। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? किया है? मुझे लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा। देन 9090 87, आपको क्या बोले रंजीत है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 95 लाख 111A, LTCG 110 लाख 112A, बिजनेस इनकम ऑफ 90 लाख। अब ये अगेन ऐसा केस है जहां पर आपकी सब इनकम्स मिला करके तो 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, लेकिन ये दोनों स्पेशल इनकम को छोड़ दिए तो ये बाकी की जो इनकम है ये 2 करोड़ के नीचे है, तो इसलिए इस केस में सभी पे 15% का सरचार्ज लगेगा। इसमें मैक्सिमम सरचार्ज सभी पे कितना लगेगा? 15%। आप वो ध्यान से वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझेगा, है ना? हाँ, उसमें समझा है। तो सरचार्ज ऑफ 15% इज लिविएबल ऑन द टोटल इनकम, ऑप्शन बी। 90 में क्या पूछा है? कैपिटल गेन कितना होगा मिस्टर ए का? इफ द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन आर ₹2 लाख, ठीक है। ज्वेलरी का देखो 3 करोड़ में बेचा, 2 लाख का एक्सपेंसेस था, ओके। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी दिया है, कितने अच्छे लोग हैं, है ना? और आपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा था, उसका भी दिया है, वेरी गुड। मतलब गेन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए हाउस प्रॉपर्टी का गेन कितना आ रहा है? बोलो। हाउस प्रॉपर्टी का 8 करोड़ माइनस 6 करोड़ 2 करोड़, और ज्वेलरी का कितना आ रहा है? नेट कंसिडरेशन 2 करोड़ 98 लाख माइनस 2 करोड़, समझ रहे क्या? 2 करोड़ 98 लाख माइनस 2 करोड़ कितना हो जाता है? 98 लाख। दोनों का एलटीसीजी है क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ है ना? आगे क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ए बॉट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2021 फॉर ₹1 crore and on 28th February 2023 deposited 3 crores in a capital gain deposit account scheme. अच्छी बात है। अब इसने जो 1 करोड़ का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा था 1/4/2021 में खरीदा था, अच्छा 1 साल के पहले खरीदा था, ये डेट के 1 साल के पहले, सो देयरफॉर इसका बेनिफिट नहीं मिले, ना सेक्शन 54 में मिलेगा ना सेक्शन 54F में मिले। इट शुड हैव बीन परचेस्ड विद इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। अब
डिपॉजिट जो किया है 3 करोड़ रुपए का, इसका मिलेगा अलाउंस, है ना, ये दोनों में से एडजस्ट कर सकते हैं। फर्दर उसने 30 जुलाई को क्या किया, 3 करोड़ रुपीस विड्रॉ किया और एक्वायर्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ रुपीस 2.5 करोड़। ओके, तो अभी पहले इस साल का कैलकुलेशन करके बताना है अपने को, कितना होगा। 3 करोड़ में से 2 करोड़ का तो इधर अपन एग्जेम्पशन ले लेंगे, बचा कितना, इधर का नील बच गया, 2 करोड़ का एग्जेम्पशन अपन ने इधर ले लिया, ये कितना बचा बेटा, नील। बचा कितना और 1 करोड़, इधर आपके पास में ये कितना है, 2 करोड़ 98 लाख। 98 लाख इंटू 1 करोड़ अपॉन 2 करोड़ 98 लाख। 54F में प्रोपोर्शनेट देखते हैं, हम क्या मान रहे हैं कि उसने इतना इन्वेस्ट किया, बट उसने विड्रॉ भी कर लिया था, डिपॉजिट तो किया था बट पैसा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के पहले विड्रॉ भी कर लिया। इसकी वैल्यू बताओ पहले कितनी होती है, 32 लाख, 32,885 lakhs, 32,88,590। ठीक है, अब क्या बचा, ये तो नील हो गया था, ये अपने हिसाब से इतना एग्जेम्प्ट आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ वही, क्योंकि उसने ड्यू डेट के पहले विड्रॉ भी कर लिया है। हाँ फिर मैच हो रहा है ना। हाँ तो ये 32,88,000 के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो फिर आपको करना पड़ेगा ये कितना, 50 लाख या 0.5 करोड़, क्योंकि उसने 3 करोड़ जमा तो किया था बट विड्रॉ कर लिया, ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक जमा रखना था पैसा, विड्रॉ करके सिर्फ 2.5 करोड़ उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, यूज किया प्रॉपर्टी में। अब 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ का एग्जेम्पशन तो सेक्शन 54 में ले लोगे, पहले 54 में लोगे क्योंकि वहां फुल एग्जेम्पशन मिल जाता है, फिर यहां पर लोगे 50 लाख का प्रोपोर्शनेट, ये कितना आता है अब बताइए, 16,44,295 अब मिल जाएगा आपको। अब इतना एग्जेम्प्ट हो गया, 98 में से इतना माइनस करो तो 81 लाख आ रहे, 81,55,000 ऐसा है। आईसीआई ने भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यू कैन नॉट से कि अपन लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे हो जाएगा, बिकॉज यू आर सेइंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, 2-2 मार्क के लिए आएगा, मैक्सिमम एमसीक्यू का वेटेज 2 मार्क का रहेगा, अनलाइक योर फाउंडेशन लेवल, वहां पर 1 मार्क का ही रहता था, भली बुक में लिखा है 5 मार्क्स का एमसीक्यू लेकिन 1 मार्क का, यहां पर 1 मार्क का या तो 2 मार्क का आ सकता है, ऐसा है। चलिए अब अगले चैप्टर के अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, कल की कल। अदर सोर्सेज में आई थिंक ज्यादा है भी नहीं है, कितने हैं, 48 है, फिर भी है ना, काफी है। तो अगर आपने इनकेस नहीं किया होगा आज, अगर आप समय निकाल पाते हो टेस्ट के अलावा, तो आप ये अगर नहीं किया होगा तो कर लो, एटलीस्ट आईसीआई वाले जो क्वेश्चन 30 ऑनवर्ड्स है, 18-19 क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए थैंक यू।